Hello children, now in this video we are going to discuss what is lac operon. So, it is actually operated in bacteria, especially prokaryotes. Bacteria means what? Prokaryotes. So, you can write down the first point in lac operon as it operates in bacteria, that is your prokaryotes. Now, it was first of all proposed by the Jacob and Monod. So, was first proposed by Jacob and Monod in 1961. And lac operon is actually, you can write, it is a transcriptionally regulated system. Regulated system where a polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory genes. By a common promoter and regulatory gene. So actually this is the description for lac operon, that it is transcriptionally regulated system where a polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene. Now let us see from where the word lac has come. So basically this lac operon, it works for lactose consumption. We have talked about that it operates in bacteria. ये बैक्टीरियाज में काम करता है. तो ये कब काम करेगा? लैक ओपेरॉन कब ऑन मोड में होगा? जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लैक ओपेरॉन वर्क करता है कब? इट वर्क्स फॉर लैक्टोज कंजम्पशन, राइट? इट वर्क्स फॉर lactose consumption, and from the word lactose only the lac word has taken, and then this is called as the lac operon. Fine. So this is the reason why this is called as lac operon. And then what is the meaning of operon? So you can note down, operon means cluster of genes, or you can say group of genes. Cluster means group. Cluster of genes with related functions. ऐसे जीन्स का क्लस्टर या ग्रुप जिनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है. नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? सपोजिंगली देर आर 4 genes, say X, Y, Z and Q. There are 4 genes, namely X, Y, Z and Q. And I am going to call them as a cluster of genes which have related function. Now how to explain this statement with the help of these 4 genes? मान लेते हैं कि X एक ऐसा प्रोडक्ट देता है जिसकी वजह से B ऑपरेट हो जाता है, ठीक है? और I can say, if I will write X gives a product because of which Y gets activated. X जो है एक ऐसा प्रोडक्ट देता है जिसके कारण Y एक्टिवेट होता है, और Y एक्टिवेट होने के बाद कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिससे Z एक्टिवेट होता है, और सिमिलरली Z एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसकी वजह से Q एक्टिवेट होता है, ठीक है? और फिर फाइनली Q एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसके कारण जो है A अपना काम, या X जो आपने आगे लिया है, ये अपना काम करना चालू करता है. सो व्हाट आई सेड, X से बात चालू हुई थी, 4 जीन बताए. तो अगर X ने कोई प्रोडक्ट बनाया जिसके कारण Y एक्टिवेट हुआ, Y ने प्रोडक्ट बनाया जिससे Z एक्टिवेट हुआ, सिमिलरली Z ने बनाया तो Q एक्टिवेट हुआ, और फिर Q ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिया जिससे कि X ने काम करना चालू किया. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर,
finally your Q gives product. Q ने अब जो प्रोडक्ट दिया लास्ट में सब एक्टिवेट हो चुके हैं. Q ने एक प्रोडक्ट दिया जिसके कारण से नाउ X विल एक्ट. अब X काम करना चालू करेगा. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ जीन. और ये जो सिस्टम आपने समझा इसी को कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज इंटरडिपेंडेंस. सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. अगर एक भी इसमें से एक्टिवेट नहीं हुआ तो आगे बात नहीं बढ़ेगी. सो दैट इज वाई दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज इंटरडिपेंडेंट जीन्स. नाउ ओपेरॉन जो है वो दो तरह का होता है. सी, ओपेरॉन इज ऑफ टू टाइप्स. एज आई सेड, ओपेरॉन इज ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरह का होता है. पहला है इंड्यूसर ओपेरॉन, इंड्यूसर, और दूसरा है रिप्रेसर, रिप्रेसर ओपेरॉन. इंड्यूसर ओपेरॉन इज एक्चुअली योर लैक ओपेरॉन. जो आपका लैक ओपेरॉन है इसे ही इंड्यूसर ओपेरॉन कहते हैं और ये लैक्टोज की प्रेजेंस में काम करता है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज फॉर लैक्टोज, राइट. और जो रिप्रेसर है ये जो है ट्रिप्टोफैन, या इसे शॉर्ट में टीआरपी ओपेरॉन भी कहते हैं. सो दिस इज ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन एंड दिस इज फॉर ट्रिप्टोफैन. दिस इज फॉर ट्रिप्टोफैन. यू कैन राइट डाउन, दिस इज फॉर ट्रिप्टोफैन. सो हम एक्चुअली इंड्यूसर ओपेरॉन की बात करने वाले हैं विच इज कॉल्ड. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपेरॉन. सो लैक ओपेरॉन कंसिस्ट्स ऑफ, you can write the heading as structure of lac operon. So your lac operon consists of one regulatory gene that is called as the I gene. You can write small I or capital I as you wish, and actually it codes for the repressor of the lac operon. It is called as regulatory gene. And what is the function of this? It codes for repressor of the lac operon. Then basically you should remember that I doesn't mean inducer. इसका मतलब inducer नहीं है. इस I का मतलब होता है inhibitor. Right, so it can be a small I or capital I as you wish. So I doesn't mean it's a inducer, but it is a inhibitor, you remember. And then this was the first important part of the lac operon. Then the second is it again has three structural genes. It has one regulatory gene, that is I, and then it has three structural genes, namely the three structural genes are Z, Y and A gene, and I will tell about them in detail when we will talk about lac operon. So this is the composition of lac operon. That lac operon has these many parts. Now if we discuss then what are these structural genes? So you should remember there are three structural genes in lac operon, 5 structural genes in tryptophan operon, that is called as TRP operon. और लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन दोनों ही इकोलाई में ऑपरेट करते हैं. राइट, व्हाट आई सेड, देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स इन योर लैक ओपेरॉन. जो आप अभी पढ़ने वाले हैं उसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ बात की. देन देयर आर 5 स्ट्रक्चरल जीन इन टीआरपी ओपेरॉन. टीआरपी ओपेरॉन मतलब ट्रिप्टोफैन का शॉर्ट फॉर्म है टीआरपी. सो दीज 2 ऑपरेट्स इन इकोलाई, जिसमें से हमें फर्स्ट वाला पढ़ना है. Then apart from this, there are 9 structural genes present in histidine operon, and this operates in Salmonella typhimurium bacteria. So that we are not supposed to study. We are just supposed to study the lac operon. So we will talk about only the 3 structural genes that are Z, Y and A. Now you see, I just told you that there are 2 types of operon possible, and the first one which I said was inducer operon, or you can say inducible operon system.
द फर्स्ट वन इज inducible operon system which is called as lac operon, जिसे lac operon भी कहते हैं. Now we are going to discuss about it in detail. So I told you that lac operon takes place in E. coli. So E. coli जो है वो दो तरह से फूड ऑब्टेन कर सकता है. So what are those two types of food? The first is glucose. And the second is lactose. ये बहुत important part है इस टॉपिक का. ग्लूकोज को जो है ई कोलाई प्रेफर करती है हमेशा एज अ फूड. ठीक है. और एक्चुअली अगर लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट हैं तो वो लैक्टोज को खाएगी नहीं, वो पहले ग्लूकोज को प्रेफर करेगी. मीन्स इफ बोथ आर प्रेजेंट इन द मीडियम जिसमें ई कोलाई ग्रो कर रही है तो वो लैक्टोज को छोड़ के किस पे फीड करेगी? ग्लूकोज पे. ठीक है. तो ये उसका प्रेफरेंशियल फूड है या उसे प्रेफर करती है वो. और जब वो ग्लूकोज पे फीड करता है तब ओपेरॉन एक्टिव नहीं होता. ये नोट कर लें. देन ओपेरॉन इज नॉट एक्टिव. या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ई कोलाई ग्लूकोज पे फीड करती है तो ओपेरॉन इज इन ऑफ मोड. ऑफ होता है ओपेरॉन. बट जब वो लैक्टोज पे फीड करती है, इन केस आपने ग्लूकोज दिया ही नहीं, ओनली लैक्टोज इज प्रेजेंट, या उस मीडियम में ग्लूकोज खत्म हो गया है और अब सिर्फ लैक्टोज बचा है, तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस? ई कोलाई स्टार्ट्स कंज्यूमिंग लैक्टोज और अब ओपेरॉन एक्टिव होगा. तो ई कोलाई जो है जब लैक्टोज पे फीड करती है तब ही ओपेरॉन एक्टिव होता है. और इसी लैक्टोज के लैक से नाम बना था लैक ओपेरॉन. सो आप इसे याद रख सकते हैं कि ई कोलाई सिर्फ लैक्टोज पर जब फीड करती है तब ओपेरॉन एक्टिव होता है. और इसी को हम कह सकते हैं लैक ओपेरॉन का ऑन मोड. राइट. सो यू रिमेम्बर, जब ई कोलाई ग्लूकोज पे फीड करती है तो दैट इज द ऑफ मोड, और जब लैक्टोज पे फीड करती है तो दैट इज द ऑन मोड. और यहाँ ओपेरॉन एक्टिव होता है या फंक्शन करता है. Now, whatever I explained, what is the conclusion of that? So you should note down that operon is active. कब active होगा? Is active only when E. coli uses lactose as a source of food. जब E. coli lactose पे फीड करेगी तभी ओपेरॉन एक्टिव होगा. Now, let's see one situation. Supposingly हमने एक मीडियम लिया, एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर लैक्टोज है. ठीक है. एंड लैक्टोज के साथ साथ इस मीडियम में ग्लूकोज भी है. मीन्स इस मीडियम में लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही प्रेजेंट हैं. ओके. एंड वी आर अलाउिंग ई कोलाई टू ग्रो इन दिस मीडियम. हमने इस मीडियम में ई कोलाई को ग्रो किया और उस मीडियम में क्या था? ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों का मिक्सचर था. नाउ व्हाट आई सेड, G इज रिप्रेजेंटिंग योर ग्लूकोज एंड L इज रिप्रेजेंटिंग योर लैक्टोज. एंड व्हेन वी स्टार्टेड विद द प्रोसेस द क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज वाज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ लैक्टोज. अब इस मीडियम में आप ई कोलाई ग्रो कर रहे हैं तो ई कोलाई क्या करेगी? ई कोलाई विल फीड ऑन ग्लूकोज, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ग्लूकोज उसका प्रेफर्ड फूड है. वो प्रेफर करती है ग्लूकोज पे फीड करना. ये तो हो गई पहली सिचुएशन कि जब आपने दोनों चीजें बराबर ली हैं तो ई कोलाई ग्लूकोज पे फीड करेगी. लेकिन जैसे ही बट व्हेन ग्लूकोज डिक्रीजेस, जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ई कोलाई को क्या करना पड़ेगा? इट हैज टू फीड ऑन लैक्टोज, क्योंकि ग्लूकोज खत्म हो गया. और जैसे ही वो लैक्टोज पे फीड करना चालू करेगी वैसे ही क्या होगा? हमारा लैक ओपेरॉन एक्टिव होगा. सो लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, एज वी डिस्कस्ड, ग्लूकोज इज ओवर, ओनली लैक्टोज इज लेफ्ट इन द मीडियम. सिर्फ लैक्टोज बचा है. और जब सिर्फ लैक्टोज बचा है तो ई कोलाई हैज टू फीड, उसे लैक्टोज ही खाना पड़ेगा. तब जब ये सिचुएशन होगी, देन इन दिस सिचुएशन लैक ओपेरॉन विल
be functional. Okay, therefore lactose is an inducer for the operon activation. What I said? Therefore, what is the conclusion of this discussion? That lactose is an inducer. Lactose induce करता है. It's an inducer for the operon activation. Right? So lactose induce करता है ओपेरॉन के एक्टिवेशन को. जब तक वो ग्लूकोज कंज्यूम करेगी इकोलाई तब तक के लैकोपेरॉन एक्टिव नहीं होगा. जैसे ही वो लैक्टोज पे फीड करेगी लैकोपेरॉन एक्टिवेट होगा. नाउ लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ लैकोपेरॉन इन डिटेल. सो यू कैन पुट द हेडिंग एज द स्ट्रक्चर ऑफ लैकोपेरॉन एंड यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. हियर we have certain columns and we are going to write certain things. Now you'll have to draw 7 lines, horizontal lines like this, and in the first box you'll have to write P, and then you remember there is one I gene that you have written, inhibitor gene in small letter you have written in the list, capital also you can write. Then there is one promoter, then one operator, then you have your 3 structural genes which you have written in the previous page, Z gene, Y gene and A gene. So what are these? I will first of all tell. You'll have to remember I is your regulatory gene. It's the regulatory gene. Okay. What is the function of regulatory gene? It codes for repressor protein. You can note down I codes for repressor protein, and this repressor which is formed, this repressor tetramer which will be formed, it binds to operator. So what I said, I is a regulatory gene and it codes for the repressor protein, or you can say it codes for the inhibition. So it codes for repressor protein and repressor tetramer which is formed, it binds to operator, that is this operator. So it will be understood furthermore as we will proceed. Now what is the function of P? P is called as promoter. P is called as promoter gene, or it is a promoter. And what is the promoter? Promoter is actually your small sequence of DNA. It's a small sequence of DNA, and what it does, it provides binding site for RNA polymerase enzyme at 5' end, right? And then as I said, O is your operator. And what is the function of operator? It's a gene. It's actually operator. It's a gene which is present, and it is actually present between, you can see it's present between your promoter and these 3 are the structural genes. तो ये promoter और structural genes के बीच में present है. तो it's present between your promoter and structural gene. आप चाहें तो उसको paragraph में भी लिख सकते हैं. I prefer writing like this. So actually इसका क्या काम है इस operator का? तो इस operator का काम है, ये provide करता है, it provides you the binding sites for repressor tetramer. Okay, now what are these 3? These 3 ZYA, as I already told, these 3 ZYA are called as structural gene. जो लैकोपेरॉन में 3 structural genes होते हैं, and these are the genes to be transcribed. एक्चुअली ये वो जीन्स हैं जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना है या इन्हें ट्रांसक्राइब्ड किया जाना है. तो आप नोट करें, जो मैंने 3 जीन्स आपको बताए हैं, नेमली Z. सो Z का काम क्या है?
Z जो है it codes for an enzyme which is very important enzyme. Z कोड करता है for the formation of beta galactosidase enzyme. ठीक है, और इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है, ये तोड़ देता है, इट ब्रेक्स लैक्टोज. क्या है, लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है. इस लैक्टोज को ब्रेक करता है इनटू ग्लूकोज, यानी इसका हाइड्रोलिसिस करा देता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में इसको ब्रेक कर देता है. सो जेड इज द फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन. नाउ द सेकेंड स्ट्रक्चरल जीन इज वाई. व्हाट इज वाई? वाई एक्चुअली कोड्स फॉर परमीएज एंजाइम. इट कोड्स फॉर परमीएज एंजाइम. परमीएज का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स एंट्री फॉर लैक्टोज इन द सेल. इट प्रोवाइड्स एंट्री फॉर लैक्टोज इन द सेल. ये सेल में लैक्टोज की एंट्री अलाउ करता है. एंड द लास्ट इज योर ए जीन. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए? A codes for the synthesis of trans-acetylase enzyme. Trans-acetylase enzyme. And what is the function of trans-acetylase? It adds to this beta galactosidase. Beta galactosidase and activates it. So ये तो हो गए तीनों स्ट्रक्चरल जीन आपके लैकोपेरॉन के. ये वो प्रोटीन या सॉरी ये वो एंजाइम जो ये कोड करते हैं फॉर्मेशन इनका, और इन एंजाइम्स का ये फंक्शन है. सो व्हाट इज दिस? दिस पेज इज एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैकोपेरॉन. नाउ वी विल सी हाउ लैकोपेरॉन ऑपरेट्स इन ई कोलाई. नाउ द थ्री जीन्स व्हिच यू हैव सीन, your ZYA, they play very important role while lactoperon. अब हम lactoperon में दो conditions पढ़ेंगे. Two conditions are there in the lactoperon. The first condition you can write, जब ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा है, more glucose and less lactose. लैक्टोज कम है या नहीं है in medium. जिस मीडियम में आप इकोलाई ग्रो कर रहे हैं वहाँ ग्लूकोज ज्यादा है और लैक्टोज की क्वांटिटी कम है या है ही नहीं. तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, लैक्टोज हमारा लैकोपेरॉन का इंड्यूसर था. तो यहाँ पर जब लैक्टोज है नहीं तो एक्चुअली सिचुएशन क्या है, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर है. ओके, इंड्यूसर इज एब्सेंट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस. यू विल हैव टू अगेन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लैकोपेरॉन लाइक दिस एंड कैन अंडरस्टैंड. So what were the alphabets? You can remember like this, Iposia, in short, Iposia. And one more P I had written in the previous diagram that represents actually promoter, which if you will not write then also it's okay. So I'm leaving it over here. And I have not mentioned also in the previous diagram, but it is actually the promoter only. So I is what? I is your regulatory gene, and what it does, here it goes to do the transcription. ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और मैसेंजर आरएनए बनाएगा एंड फॉर्म्स मैसेंजर आरएनए. हमने पढ़ा था ना डीएनए, ये डीएनए का एक फ्रैगमेंट है जिसके ऊपर ये सिचुएशंस प्रेजेंट है. अब इनमें ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एक मैसेंजर आरएनए बनेगा. सपोजिंगली ये है मैसेंजर आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड. नाउ दिस मैसेंजर आरएनए इट विल नाउ अंडरगो ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन के बाद की स्टेप क्या है, ट्रांसलेशन. सो ये ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बनाएगा. ट्रांसलेशन के बाद क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं. ठीक है, तो जो प्रोटीन्स बनेंगे इस प्रोसेस में उन्हें हम कहेंगे रिप्रेसर प्रोटीन. प्रोटीन क्या है, ये रिप्रेसर प्रोटीन बने इस प्रोसेस में. दीज आर द रिप्रेसर प्रोटीन. सो बेसिकली दीज आर 4 in number. Now these 4 repressor proteins they join, and on joining they are going to form the repressor protein tetramer. ये चारों आपस में जुड़ गए हैं और इन्होंने क्या बना लिया है, रिप्रेसर प्रोटीन टेट्रामर बना लिया है. टेट्रामर मीन्स 4 यूनिट्स जुड़ गई हैं. Now these repressor proteins what they are going to do, they are going to join the operator. They are going to join your operator.
और इस ऑपरेटर को ज्वाइन करने के कारण यहाँ पर होने क्या वाला है, ये यहाँ ऑपरेटर पे ज्वाइन करेंगे एंड दे आर गोइंग टू ब्लॉक द ऑपरेटर, ऑपरेटर को ब्लॉक कर देंगे. सो दे ज्वाइन ऑपरेटर एंड ऑपरेटर जीन को ज्वाइन करेंगे एंड ब्लॉक्स द पाथवे, प्रोसेस को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, ऑपरेटर के पाथवे को ब्लॉक कर देंगे. हुआ यूं, प्रोटीन फॉर्म हुआ, इस प्रोटीन ने ऑपरेटर को ब्लॉक किया जिसके कारण ऑपरेटर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और जो ZYA का काम था वो नहीं हो सकेगा. तो एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पर जो RNA पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज इज ऑल्सो ब्लॉक्ड. यहाँ RNA पॉलीमरेज भी ब्लॉक हो गया एंड कैन नॉट ट्रांसक्राइब योर Z, Y and A gene, right? And hence एक्चुअली यहाँ क्या हो गया, इंड्यूसर एब्सेंट है तो कोई एक्टिवेशन नहीं होगा और स्ट्रक्चरल जीन काम नहीं करेंगे. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. इस आई ने ट्रांसक्रिप्शन किया, इट वाज द प्रोसेस इनिशिएटर, सो इट हैज स्टार्टेड द ट्रांसक्रिप्शन. और यहाँ पर जो ये आपका प्रमोटर है, ये प्रमोटर क्या होता है, नोट कर लें कि दिस इज द बाइंडिंग साइट फॉर द मैसेंजर RNA. ओके, तो इस आई ने जो है अपना काम शुरू किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, मैसेंजर RNA बना, उसका ट्रांसलेशन हुआ तो प्रोटीन बने, रिप्रेसर प्रोटीन बनने थे वो बने, लेकिन इनके ज्वाइन होने से जो टेट्रामर बना उसने ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया और ऑपरेटर के ब्लॉक हो जाने से इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन का एक्टिवेशन नहीं हो पाया. और क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इंड्यूसर एब्सेंट हो गया, इसीलिए इन स्ट्रक्चरल जीन्स का जो है क्या नहीं हो पाया, इनिशिएशन या कह सकते हैं एक्टिवेशन नहीं हो पाया. तो ये जो है प्रोसेस नहीं हुई, तो ये लैकोपेरॉन नहीं है एक्चुअली. क्यों, क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन किया है ऑफ मोड ऑफ लैकोपेरॉन. सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन इन विच द लैकोपेरॉन इज इन द ऑफ सिचुएशन. ऑफ क्यों, क्योंकि इन तीनों जीन्स का जो है एक्टिवेशन नहीं हुआ. नाउ लेट अस सी द सेकेंड कंडीशन. द फर्स्ट कंडीशन वॉज ग्लूकोज ज्यादा था, लैक्टोज कम था. अब इसका उल्टा लिख लें, लेस ग्लूकोज, ग्लूकोज कम है एंड मोर लैक्टोज. अब जब लैक्टोज ज्यादा है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ई कोलाई अब लैक्टोज पर फीड करेगी. तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस प्रोसेस में इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, इंड्यूसर इज प्रेजेंट इन दिस प्रोसेस. और इंड्यूसर के प्रेजेंट होने के कारण again you see the structure of the lactoperon and we will discuss what is going to happen. So again your alphabets were I, O, Z, ऐसे याद रखें. and you very well know कि I, P, O, Z, Y, A क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ. फिर से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी. जो शुरुआत की चीजें एक्सप्लेन की थी वो बिल्कुल सही थी, सेम है. मतलब आई इट गोज एंड डज द ट्रांसक्रिप्शन एंड फॉर्म्स द मैसेंजर RNA. मैसेंजर RNA ने फिर से ट्रांसलेशन करना है, जैसा कि आपने लास्ट वाले एग्जाम्पल में दिया था, देखा था. और ट्रांसलेशन के बाद फिर से जो है आपके क्या बनेंगे, 4 प्रोटीन्स बनेंगे जैसे पिछले केस में बने थे. सेम सिचुएशन है. सो दीज 4 आर योर रिप्रेसर प्रोटीन्स. जो प्रोटीन बनते हैं ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर RNA से, वो यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन्स बने हैं. और ये चारों फिर से जाके ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करके आपका जो है रिप्रेसर प्रोटीन टेट्रामर बनाएंगे जैसा पिछले केस में बनाया था. तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम चल रहा है. नाउ अब ये रिप्रेसर प्रोटीन टेट्रामर पिछले एग्जाम्पल में कहा चला गया था, गया और जाकर इसने जो है इस साइट को, दैट इज योर ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर दिया था. बट यहाँ पर जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन टेट्रामर इसे ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ पर क्या है, मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, मीडियम में लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. मान लीजिए लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स आकर क्या करते हैं, ये जो है देखें, ये जो टेट्रामर है ये आपस में जुड़ गया है. ये जो है जैसे ही चलता है ऑपरेटर को बाइंड करने के लिए, लैक्टोज जो ई कोलाई में प्रेजेंट है वो इस टेट्रामर को वापस तोड़ देते हैं. ठीक है, और तोड़ने के बाद वो इसमें ऐड हो जाते हैं ऐसे.
ठीक, तो प्रोसेस वही होने वाली थी, बट क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है उसने टेट्रामर को ब्रेक कर दिया। तो जो है इसके ब्रेक हो जाने से क्या होगा, यू कैन नोट डाउन। सो नाउ ऑपरेटर इज नॉट ब्लॉक्ड, सो नाउ ऑपरेटर इज नॉट ब्लॉक्ड। अब ऑपरेटर आपका ब्लॉक नहीं है। एज अ रिजल्ट जिसके कारण हुआ क्या कि आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा, आरएनए पॉलीमरेज मूव्स अहेड एंड इट ट्रांसक्राइब्स, जो काम होना था अब हो जाएगा, इट ट्रांसक्राइब्स ZY and A gene, and so we get messenger RNA which undergoes transcription। ये messenger RNA क्या करेगा, it undergoes translation, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होके तो वो खुद बना है, तो it undergoes translation and forms 3 products। पिछले वाले केस में क्या हुआ था, ये मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसलेट ही नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये ZY स्ट्रक्चरल जीन्स बन नहीं पाए थे, या इनका जो है एक्टिवेशन नहीं हो पाया था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होगा और ये जो है 3 प्रोडक्ट्स बनाएगा जो स्ट्रक्चरल जीन के प्रोडक्ट्स हैं, ZYA के प्रोडक्ट्स हैं। और ZYA के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए जो है कोड करता है, तो Z विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, और जिसका काम होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करता है। एंड साइमल्टेनियसली जो Y है वो परमिएज एंजाइम को कोड करता है, और परमिएज अलाउज द एंट्री ऑफ मोर लैक्टोज इन ई कोलाई। ये सब मैं जो बोल रही हूँ ये मैं ऑलरेडी पिछले पेज पे आपको लिख के दे चुकी हूँ, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो इफ यू विश यू कैन राइट, आप यहाँ सिर्फ इतना लिखकर छोड़ सकते हैं कि Z इज गोइंग टू कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसका काम क्या था, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना, और Y का काम था ये परमिएज एंजाइम के लिए कोड करता है जो अलाउ करता है लैक्टोज की एंट्री को ई कोलाई में। और लास्ट A जो जीन है ये ट्रांस एसिटाइलेज की कोडिंग करता है, इसके फॉर्मेशन को कोड करता है, एंड दिस इज गोइंग टू ऐड टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड देन इट विल एक्टिवेट इट एंड विल ब्रेक द लैक्टोज। सो आपको इससे ये एक बात समझ में आ गई है कि ई कोलाई कभी डाई नहीं होता, ई कोलाई नेवर डाइज, वो कभी नहीं मरता। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों पर ही फीड कर सकता है, और जब वो लैक्टोज पर फीड करता है तब ध्यान रखें कि लैकोपेरॉन जो है वो एक्टिवेट होता है। और ये जो आपने अभी अभी सेकंड केस पढ़ा, दिस इज द ऑन मोड ऑफ योर लैकोपेरॉन, क्योंकि यहाँ पर जो है स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसलेट हुआ, उसका जो है एक्टिवेशन हुआ है, और उसके एक्टिवेशन से बनने वाले तीनों एंजाइम्स या कह सकते हैं प्रोटीन्स का सिंथेसिस हुआ और आगे की फंक्शन हो पाई है। सो दैट वाज ऑल अबाउट लैकोपेरॉन। आई होप इट वाज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।